अगली हेडिंग लिखी हुई है इकाई सेल। इकाई सेल को यूनिट सेल के नाम से भी जाना जाता है और इसका एक और नाम है एकक कोशिका। अभी क्या है कि सबसे पहले पहचानते हैं इकाई सेल क्या है। देखो मैं बताता हूं कुछ ऐसे। आपने नमक के टुकड़े को देखा है? चलो ठीक है, अच्छी बात है जो नमक के टुकड़े को देखा है। इधर देखते हैं बेटा, अगर नमक के टुकड़े को ध्यान से देखा जाए तो आप इस बात को देखोगे कि नमक के एक टुकड़े में इस प्रकार की कई संरचनाएं जुड़ी हुई हैं। आप कभी भी नमक के एक टुकड़े को लाइए और उस टुकड़े को ध्यान से देखिए। आप परत के रूप में अगर उसको निकालने की कोशिश करोगे, आप देखोगे नमक के अंदर इस प्रकार के छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े मिले हुए हैं। तो अगर आप कोई भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ लाते हो, उस क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के अंदर आप इस बात को देखोगे कि वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना है। तो किसी भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की वो जो छोटी यूनिट होते हैं जिनसे मिलकर क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ बनता है, उस छोटी यूनिट को कहते हैं इकाई सेल। तो आप चीनी को भी देखेंगे, आप चीनी के भी टुकड़े आपको लगभग ऐसे ही दिखाई देंगे। चीनी का जो प्रत्येक टुकड़ा होता है वो इस प्रकार की छोटी छोटी इकाई सेलों से मिलकर बना होता है, छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। अगर आपको किसी चीनी के टुकड़े को भी नहीं देखा, मिश्री देखा है तुम लोगों ने? मिश्री शायद सब लोगों ने ना देखा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मिश्री के टुकड़े को भी देखोगे आपको ऐसा ही टुकड़ा कुछ नजर आएगा। तो मैं क्या सोचता हूं, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ अपने जब सूक्ष्मतम रूप में होता है तो सूक्ष्मतम रूप में पाए जाने वाले उस टुकड़े को ही हम क्या कहते हैं, इकाई सेल। तो मैं इस बात को सबसे पहले लिखूंगा भी कि इकाई सेल होता क्या है। तो यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, इधर से क्या लिखते हैं, किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की, किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की वह एकल संरचना, जिससे ठोस पदार्थ का निर्माण हुआ है, जिससे ठोस पदार्थ का निर्माण हुआ है, बेटा इकाई सेल कहलाता है। यहां पे इधर ही लिख देते हैं, हुआ है इकाई सेल। कहलाता है। अच्छा, एक मैं क्या सोचता हूं, वो जो नमक का टोटल टुकड़ा आप लेकर आए हो बड़ा सा, वो इकाई सेल नहीं है, बल्कि अगर आप नमक को छोटे से छोटे रूप में व्यक्त करना चाहो, आप उसको परतों के रूप में निकालना चाहो, तो जब आप सारी परतें निकाल के किसी एक लेयर को देखोगे तो उस लेयर में आपको इस प्रकार की बनावट दिखाई देगी, और उसी एक लेयर की इस बनावट को कहते हैं इकाई सेल। वैसे तो एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में बहुत सारे इकाई सेल उपस्थित होते हैं, और कल के दिन मैंने बताया था, देखो एक संरचना बनाते हैं और आपको पता, आपसे पूछते हैं कि इसमें भैया कितने इकाई सेल लगाए गए हैं। देखो शायद आप बता भी सको, कर वाला स्ट्रक्चर याद है? देखो देखो भी और ध्यान से भी देखो भैया।
क्या कहते हो इसमें कितने इकाई सेल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? 4। तो कोई पूछेगा इस पूरी संरचना को क्या कहेंगे? क्रिस्टल। पूछेगा इसमें से 4 जो अवयवी हिस्से लगे हुए हैं या इसमें से कितने इकाई सेल हैं? 4। तो इकाई सेल का मतलब जान गए, एक क्रिस्टल में, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में बहुत सारे इकाई सेल हो सकते हैं। मैं तो बताता हूं अरबों खरबों की संख्या से भी ज्यादा किसी क्रिस्टल में इकाई सेल हो सकते हैं। आप नमक के एक टुकड़े को ले आते हो, उसमें ना जाने कितने इकाई सेल अवेलेबल होते हैं। कभी कभी इकाई सेल के डिफिनीशन को चेंज भी करते हैं। देखो कैसे कहता है, इकाई सेल वह सूक्ष्मतम आकृति होती है जिसकी पुनरावृत्ति पर, पुनरावृत्ति का मतलब बार बार रखने पर एक दूसरे के आसपास, जिसकी पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल का निर्माण होता है। एक नमक के टुकड़े का निर्माण तब होता है जब बहुत सारे इकाई सेल एक दूसरे के साइड वाइज क्या किए जाते हैं? रखे जाते हैं। बाईं ओर भी रखे हैं, दाईं ओर भी रखे हैं, ऊपर भी रखे, नीचे और आगे और पीछे भी अगर आप इकाई सेल रखते चले जाओगे तब उस नमक के क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो इकाई सेल की आप या तो परिभाषा ये दे सकते हो, या तो अगर आपसे इकाई सेल की परिभाषा पूछता है दूसरी भी दे सकते हो कि इकाई सेल वह सूक्ष्मतम संरचना होती है, वह छोटी से छोटी संरचना होती है जिसको बार बार दोहराने से क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का निर्माण होता है। तो आप वो भी डिफिनेशन लगा सकते हो। मैं क्या कर देता हूं, लिखे देता हूं, आप यूज एक ही करिएगा। चाहे ये परिभाषा लिख लीजिए, चाहे मैं नेक्स्ट नंबर पे एक और लिखे देता हूं, आप चाहे उसको यूज कर लेना। जबरदस्ती दोनों लिख करके नहीं आइएगा। वह सूक्ष्मतम संरचना, वह सूक्ष्मतम संरचना जिसकी पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब है बार बार दोहराने से, जिसकी पुनरावृत्ति, जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता है। बेटा क्रिस्टल का मतलब होता है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। ऐसा ना समझ लेना क्रिस्टल कोई अलग सी चीज है। क्रिस्टल का मतलब क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। मैं लिख भी देता हूं, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का निर्माण होता है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का निर्माण, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का निर्माण होता है, निर्माण होता है इकाई सेल कहलाता है। इकाई सेल कहलाता है। अगर कोई ये भी पूछ सकता है आपसे, कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि अगर आप नमक के एक टुकड़े को ले आते हो या किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को ले आते हो, उसमें कितने इकाई सेल होते हैं? 1 या 2 या 3 या 4? तो बेटा नॉर्मली जब आप एक टुकड़ा लेकर देखते हो उसमें बहुत सारे इकाई सेल हो सकते हैं। अब आप, मैं क्या बताऊं, बता तो रहे हैं कि हजारों करोड़ों अरबों खरबों भी इकाई सेल हो सकते हैं, या इससे भी ज्यादा संख्या में इकाई सेल होते हैं। तो किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में अनंत सूक्ष्म इकाई सेल हो सकते हैं, अर्थात बहुत सारे इकाई सेल हो सकते हैं। तो लिखते हैं किसी क्रिस्टल में अनंत सूक्ष्म इकाई सेल हो सकते हैं। इकाई सेल हो सकते हैं। तो बात आती है इसके बाद बेटा कि इकाई सेल होते कितने प्रकार के, या इकाई सेल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इस बात को भी पढ़ते हैं। नीचे यहां लिखते हैं इकाई सेलों को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है, अर्थात इकाई सेल मेनली अगर देखे जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। बांटा गया है,
पूछता है इकाई सेल अगर दो भागों में बांटे गए तो कौन कौन से भाग होते हैं इकाई सेल के। पहला सरल, या सरल को ही एक और नाम से जानते हैं आद्य इकाई सेल। चाहे आप कह सकते हो कि सरल इकाई सेल या आप बोल सकते हो आद्य इकाई सेल। आद्य इकाई सेल। सेकेंड नंबर, एक प्रकार से और एक प्रकार का आता है। अगर इकाई सेल आप चलते हैं तो दूसरे प्रकार के भी इकाई सेल को पढ़ सकते हैं। और इस प्रकार के इकाई सेल को कहते हैं केंद्रित इकाई सेल। अब देखो केंद्रित इकाई सेल की भी बात की जाए तो केंद्रित इकाई सेल जो सरल इकाई सेल तो एक ही प्रकार का होता है। केंद्रित इकाई सेल और भी कई प्रकार के होते हैं। कहता केंद्रित इकाई सेल के भी भाग होते हैं, बिल्कुल केंद्रित इकाई सेल के भी भाग होते हैं और सभी को फिर एक एक करके पढ़ते हैं। तो केंद्रित इकाई सेल के अगर भाग देखें तो केंद्रित इकाई सेल के 3 भाग। पहला भाग यहां लिखेंगे, दूसरा भाग इधर लिखेंगे और तीसरा भाग लिखेंगे इधर। पहला होता है फलक केंद्रित इकाई सेल। इकाई सेल बेटा फलक केंद्रित इकाई सेल को फेस सेंटर्ड, और बेटा इकाई सेल को कहते हैं यूनिट सेल। तो ऐसे लिख दें क्या, यूसी, यूनिट सेल, या इकाई सेल भी अगर आप लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो। दूसरा आता है काय केंद्रित इकाई सेल। इसको बेटा आप बॉडी सेंटर्ड, काय का मतलब होता है बॉडी, केंद्रित का अर्थ है सेंटर्ड। और बेटा क्योंकि इकाई सेल को यूनिट सेल कहते हैं आप यूसी भी लिख सकते हैं, यूनिट सेल। इस प्रकार से आप केंद्रित इकाई सेलों के अगर भागों को देखोगे 2 प्रकार का तो हो गया। नेक्स्ट नंबर पे आता है अंत्य केंद्रित। दोनों में डिफरेंस है भैया। यह है काय केंद्रित इकाई सेल, इसका वैसे एक और नाम है अंतः केंद्रित। अगर काय केंद्रित ना लिखा हो तो इसको क्या कहोगे, अंतः केंद्रित इकाई सेल। तो एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख भी लेते हैं, अंतः केंद्रित इकाई सेल। यह है अंत्य केंद्रित इकाई सेल। और अगर अंग्रेजी में इसको पूछता है तो इसको कहते हैं इंड सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बेटा स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, सबके स्ट्रक्चर ही उनकी परिभाषा है और सबके स्ट्रक्चर ही उनकी पहचान भी है। अगर आपको इनमें से किसी भी यूनिट सेल का स्ट्रक्चर नहीं आता, आप पहचान से बिल्कुल भी दूर हो, आप कभी भी उसको पहचान भी नहीं सकते। तो इसे जरूरी है सारे के सारे यूनिट सेल का एक बार कम से कम स्ट्रक्चर देख लेना। देखो सामने लिखा है सरल या आद्य इकाई सेल क्या होता है, तो सरल या आद्य इकाई सेल का स्ट्रक्चर यहां बनाएंगे। देखो ये एरिया सरल या आद्य इकाई सेल होता कैसा है, तो भैया सारे के सारे इकाई सेल जो हैं वो होते तो घन के ही आकार के। अच्छा दूसरा ये भी जितनी जल्दी समझ लो उतना ज्यादा अच्छा है कि अपने कोर्स में जो इकाई सेल दिए भी गए हैं वो केवल और केवल घन के आकार के हैं। हेक्सागोनल जो होते हैं 6 भुजाओं वाले जो क्रिस्टल होते हैं या इकाई सेल होते हैं वो अपने कोर्स में हैं भी नहीं। अपने कोर्स में केवल वही इकाई सेल है जो घन के आकार के होते हैं।
अब होता है क्या, जैसे मैं क्या सोचता हूं, अगर ये नमक के टुकड़े का इकाई सेल है, ऐसा थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, तो नमक का टुकड़ा किससे मिलकर बना होता है, Na से और Cl से। तो इसके कोनों पर एक तो सोडियम का परमाणु होगा, तो उसके बगल में किसका परमाणु होगा, क्लोरीन का। ध्यान से देख लेना बेटा, गड़बड़ ना करना। अगर ये सोडियम है तो इससे इस लाइन पर भी कौन सा परमाणु जुड़ा होगा, क्लोरीन। इससे सामने वाली लाइन पर भी कौन सा परमाणु जुड़ा होगा, क्लोरीन। मतलब सोडियम अपने चारों ओर किससे घिरा होगा, क्लोरीन से। क्या कहते हैं, अगर ये सोडियम था तो ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, और एक क्लोरीन यहां भी होना चाहिए। अच्छा, ये तीनों तो क्लोरीन हो गए। सोचो अगर ये सोडियम था, ये और ये क्लोरीन थे, ये क्लोरीन है, तो फिर ये कौन होगा, सोडियम। बिल्कुल सही जा रहे हो भैया, इस बात में तो 1% कमी नहीं कि आप समझ नहीं पाए। क्लोरीन के साथ यहां पर कौन जुड़ेगा, सोडियम। सोचो अगर ये सोडियम है तो ये क्या होना चाहिए, क्लोरीन। बिल्कुल सही जा रहे हो। अगर ये क्लोरीन है तो ये क्या होना चाहिए, सोडियम। ये है सरल या आद्य इकाई सेल। पूछता है सर जी परिभाषा क्या कहोगे, ये वाला लगता है थोड़ा सा छोटा है गोला, ये वाला। पूछता है सरल या आद्य इकाई सेल होता क्या है, एक ऐसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण या परमाणुवी कण केवल इकाई सेल के कोनों पर होते हैं। अब कहोगे सर जी कोनों का मतलब क्या है, बेटा इस बात को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लो, समझ लो। आपका जो ये कमरा है ये भी एक प्रकार का इकाई सेल ही है, और इकाई सेल के कोने जानते हो कहां किसको कहते हैं, इकाई सेल का कोना वह हिस्सा होता है जहां 3 पृष्ठ एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो देखो मैं थोड़ा सा भी समझाने की बात करूंगा। ये कमरा का कोना देखते हैं, इसमें 3 पृष्ठ मिले हैं, एक छत का पृष्ठ, एक इस दीवार का पृष्ठ और एक इस दीवार का पृष्ठ। ये तीनों पृष्ठ उस किनारे पर मिले ना, तो उसको कहेंगे कोना। हालांकि पहले के समय में मैं डिफिनीशन भी करवा देता था कोने का, लेकिन अभी क्या है, तो पुराने समय में मैं डिफिनीशन लिखवा देता था कोने पे, लेकिन भैया अब कोने वाला ये सब काम खत्म है, आपको केवल पहचान होनी चाहिए। तो समझ गए, 3 पृष्ठ जिस हिस्से पर मिलते हैं, देखो इसमें से ये जो पॉइंट है इसमें 3 पृष्ठ मिल रहे हैं, क्या समझते हो, एक तो ये वाली दीवार मिल रही है, एक पीछे वाली दीवार मिल रही है, और एक क्या मिल रही है, छत। तो एक तो कोना ये हो गया। वैसे क्या लगता है इस घनीय इकाई सेल में कोनों की संख्या कितनी होगी, टोटल कितने कोने होते होंगे, 4 कोने होते होंगे, 8 होते हैं। अच्छा मतलब अगर अपने कमरे पर देखा तो 4 कोने तो यहां हो गए और 4 कोने हो गए कहां पर, तो टोटल कोनों की संख्या कितनी होती है, 8। ये दोबारा ना बताना पड़े, किसी घनी इकाई सेल में कोनों की संख्या होती है 8। तो कोने समझ गए, परिभाषा भी यहीं से बनने वाली है। कह सरल या आद्य इकाई सेल क्या होता है, वह इकाई सेल जिसमें अवयवी कण, अवयवी कण न करना कहना चाहो परमाणुवी कण, इकाई सेल के कोनों पर उपस्थित होते हैं। बस इतनी बात बता देना है कि अवयवी कण पाया कहां जाता है, इकाई सेल के कोनों पर उपस्थित होते हैं, सरल या आद्य इकाई सेल कहलाता है। बस इतनी बात, देखो ये बात को तो पक्का नॉलेज होनी चाहिए कि एक घन के आकार के इकाई सेल में कोनों की संख्या कितनी होती है, 8। अभी मैं लिखवाऊंगा इस चीज को। फिर इसके बाद बेटा एक और शब्द आता है, कहता है किनारा। किनारा क्या होता है, जहां 2 पृष्ठ एक दूसरे, 3 पृष्ठ जहां मिलते हैं, 3 सरफेस जहां मिलती हैं वो है कोना, और 2 सरफेस जिस लाइन पर मिलते हैं उसको कहते हैं किनारा। तो किनारा मैं बताता हूं, देखो ये किनारा है। कहे सर ये किनारा है, 2 पृष्ठ मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलती है 2 पृष्ठ, एक छत वाली पृष्ठ मिल रही है और एक पीछे की दीवार मिल रही है। एक किनारा ये हो गया, दूसरा किनारा ये हो गया, तीसरा किनारा, चौथा किनारा। वैसे तो अब आप किनारे को समझ गए होंगे। क्या कहते हैं, एक घन के आकार के इकाई सेल में किनारों की संख्या कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 12। बिल्कुल 12 होनी चाहिए। जानते हो क्यों 12 होनी चाहिए? नॉर्मली देखो अपने कमरे पर, चाहे आप लोग यहां बैठे हो वो भी, अगर आप घर में भी बैठकर इस बात को देखोगे कि अपने कमरे पर 4 तो, अब भाई किसी का कमरा तिकोना ना बनाओ,
हाँ भैया लास्ट में तिकोना बन गया तो उसने सारे नियम तोड़ दिए भैया। अगर सबके कमरे इसी प्रकार के बने हैं, चौकोर, आयताकार या वर्गाकार, भैया किनारे आपको 12 मिलने वाले हैं। क्यों? देखो 4 किनारे तो ये हो गए, पहला किनारा, दूसरा किनारा, तीसरा किनारा और चौथा किनारा। तो 4 किनारे तो फर्श पर भी यहां मिलने वाले हैं। तो 4 किनारे यहां पर मिल जाएंगे, तो 4 ऊपर के, 4 8 नीचे हो गए। अब बच्चा कहता है सर जी बस 8 ही तो हुए, 12 हैं। क्यों? ये भी तो मिलेंगे, देखो किनारे जो दीवारों के सहारे नीचे आ रहे हैं, 9, 10, 11 और 12। तो 12 किनारे होते हैं। तो ये भी दोबारा बताना तो पड़ेगा नहीं। अब इसके बाद आता है फलक, फेस जिसको कहते हैं, इसको देखो यहां लिखा था फेस, फेस सेंटर लिखा था। फेस पर याद रखो, फलक का मतलब पृष्ठ। एक घन के आकार के इकाई सेल में कितने पृष्ठ होते हैं? 6। अरे यार जब सारी चीजें भूल जाओ, लूडो खेला है तुम लोगों ने? लूडो में कितने पृष्ठ होते थे? 6। तभी उसमें 1 से लेकर 6 तक गिनती पड़ी होती थी। और इस कमरे में भी 6 में से 4 तो दीवारें हैं, एक ऊपर की छत है और नीचे की फर्श है। 6 पृष्ठ होते हैं। तो फलक एक घन के इकाई सेल में 6 होते हैं। तो क्या अभी मैं क्या सोच पा रहा हूं? सरल या आद्य इकाई सेल को समझ पाए? डेफिनेशन बिल्कुल लिखकर नहीं आना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। बस इतना ध्यान रखना है कि इस इकाई सेल में अवयवी कण कहां पाए जाते हैं? केवल और केवल कोनों पर, ना तो फलक पर पाए जाते हैं, ना किनारों पर पाए जाते हैं, और केवल कहां पर होते हैं? कोनों पर। अब आ जाते हैं, कहता है केंद्रित इकाई सेल क्या होते हैं? केंद्रित इकाई सेल का मतलब है सेंटर यूनिट सेल। और सेंटर यूनिट सेल में देखो क्या लिखा है ना। अच्छा क्या होता है, बहुत जगहों पर तो नाम ही सारे काम करके जाता है। आप नाम को केवल मन से पढ़ लो भैया, फिर आपके सारे काम आसान होने वाले हैं। तो क्या इस हिस्से पर आप देख पा रहे हो? समझो, सबसे पहले तो इकाई सेल बना लेना चाहिए। ये देखो इकाई सेल बन गया। सबसे पहले इस इकाई सेल को कंप्लीट कर लेते हैं। फलक केंद्रित, बस मैं समझ गया एक बात, फलक का मतलब है पृष्ठ और केंद्रित का मतलब है केंद्र पर। तो देखो क्या होता है, कोनों पर तो अवयवी कण पाए ही जाते हैं, कोनों पर तो पक्का अवयवी कण पाया जाएगा, और साथ में पाया जाएगा प्रत्येक फलक के केंद्र पर, क्योंकि नाम ही है फलक केंद्रित। फलक के केंद्र पर, मैं फलक के केंद्र ढूंढता हूं। सबसे पहले छत से स्टार्ट करते हैं। यह हिस्सा छत को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका केंद्र कहां होगा? बीच में। अब आ जाते हैं जमीन पर, फर्श पर। फर्श ये वाला हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका केंद्र तो यहां होना चाहिए। अब उधर की दीवार का, उस साइड की दीवार का केंद्र यहां होना चाहिए, इस साइड की दीवार का केंद्र यहां होना चाहिए। अभी भी 2 पृष्ठ रह जाते हैं आपसे, क्योंकि फलक की टोटल संख्या 6 थी और आपने पॉइंट अभी 4 बनाए हैं। तो 2 पॉइंट कहां बनेंगे? एक आगे की पृष्ठ पर और एक पीछे के पृष्ठ पर। तो यहां पर आगे के पृष्ठ पर, और ये पॉइंट हो गया पीछे के पृष्ठ पर। पॉइंट ज्यादा जैसे हो जाए तो घबराना नहीं भैया, क्योंकि आप बोर्ड पर ऐसी ही आकृति बना सकते हो, इससे अच्छी आकृति आप ले नहीं जा सकते हो। क्योंकि आप 2D आकृति पर बोर्ड पर 2D बोर्ड पर 3D आकृति को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इतना ही समझाना है। तो देखो इसका डिफिनेशन क्या रहेगा? एक ऐसा इकाई सेल जिसके कोनों पर तो अवयवी कण पाए ही जाते हैं, देखो सब कोनों पर अवयवी कण है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर एक एक, और ऐसा भी हो सकता है प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक एक अवयवी कण पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को बता सकते हो। नेक्स्ट नंबर पे आता है, कहता है अंतः केंद्रित इकाई सेल क्या होता है, जिसको बॉडी सेंटर्ड कहते हैं। बेटा चाहे अंतः केंद्रित के हिसाब से पढ़ लोगे बिल्कुल अच्छा सार से निकल के आएगा, आप बॉडी सेंटर्ड भी पढ़ोगे बिल्कुल अच्छा सार से निकल के आएगा। लेकिन पहले बनाते हैं इसको भैया, यूनिट सेल बनेगा पहले। तो देखो ये यूनिट सेल बन गया। अब यूनिट सेल में तो एक चीज तो पहले से कंफर्म थी कि कोनों पर तो अवयवी कण होंगे ही होंगे, कोनों के अवयवी कण तो कोई ले नहीं जा सकता।
सबसे पहले जो अवयवी कण आते हैं वो कोनों पर ही आते हैं, यहां तो जाने वाली नहीं, यहां से तो निकलेंगी नहीं। अब इसके बाद कहता है अंतः का मतलब होता है अंदर, और केंद्रित का मतलब है केंद्र पर। क्या आप पूरे कमरे का केंद्र पहचान सकते हो? किस दीवार पर होना चाहिए कमरे का केंद्र? अच्छा, दीवार पर होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? छत पर होना चाहिए। मैं तो कहता हूं इस पूरे कमरे का अगर केंद्र ढूंढोगे तो पूरे कमरे का केंद्र ना तो किसी दीवार पर है, ना छत पर है, ना फर्श पर है, बल्कि यहां कहीं बीच में, ये एरिया देख रहे हो, यहां कहीं बीच में कमरे का केंद्र है। ये पूरी बॉडी का सेंटर यहां पर कहीं होगा, अर्थात ना तो ऊपर वाली छत पे, किसी भी छत पे, बॉडी सेंटर्ड, पूरी बॉडी के सेंटर पर। तो पूरी बॉडी का अगर सेंटर निकालेंगे इस कमरे का, अरे मैं पूछूं इस कमरे का गुरुत्व केंद्र कहां होगा? क्या गुरुत्व केंद्र पढ़ाया जाता है अभी फिजिक्स में? चलो छोड़ दो अगर नहीं पढ़ाया जाता तो गुरुत्व केंद्र कहां होगा? बिल्कुल कमरे के बीचों बीच। तो वहां पर एक अवयवी कण पाया जाएगा। तो ये अवयवी कण दीवारों पर नहीं है, बल्कि कमरे के कहां है? बिल्कुल बीचों बीच लटक रहा है भैया, सेंटर पर है बॉडी के। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, अंत्य केंद्रित इकाई सेल। अच्छा, इसकी परिभाषा बता पाओगे ना? वह इकाई सेल जिसके अवयवी कण जो है वो जिसके कोनों पर तो उपस्थित ही होते हैं, इसके अतिरिक्त संपूर्ण क्रिस्टल के या संपूर्ण इकाई सेल के केंद्र पर एक अवयवी कण पाया जाता है। लास्ट पे चलेंगे, चित्र इधर बनाएंगे भैया। जगह कम होने की वजह से छोटा चित्र बनाना पड़ता है, और बाद में भैया बहुत दुख होता है छोटे चित्र बनाने का। अच्छा, कोनों पर तो अवयवी कण रखने ही है, सारे बच्चे इस बात को जान गए हैं। तो कोनों पर अवयवी कण पहले से सेट कर लेके रखते हैं। अंत केंद्रित, वैसे अगर लिखना चाहो तो अंत केंद्रित को इंड सेंटर्ड के अलावा आधार केंद्रित भी कहते हैं। मतलब मैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा नाम लिखाने की कोशिश करता हूं कि बाई चांस आपसे अंत केंद्रित ना पूछकर आधार कह दे। अभी क्या है कि तुम अंत केंद्रित को तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, लेकिन जैसे आधार आ जाता है आप परेशान हो जाते हो, कहते सर जी आधार तो पढ़ा ही नहीं। तो बेटा वैसे भी अगर देखे जाए तो इस कमरे के सारी की सारी दीवारें आधार होती नहीं। आधार कौन सा होता है? ये जमीन। अगर इसके ऊपर के खंड पर बैठे हो तो उसका आधार क्या है? छत। अगर उसके भी ऊपर खंड बैठे हो तो आधार बस दो ही हो सकते हैं, या तो जमीन पर आधार हो सकता है, या इसके ऊपर वाले खंड पर हो तो आधार कहां हो सकता है? छत पर। तो एक एक अवयवी कण देखो होगा छत पर, और एक अवयवी कण होगा फर्श पर। इसका नाम है अंत्य केंद्रित या आधार केंद्रित इकाई सेल। वह इकाई सेल जिसके कोनों पर तो एक एक अवयवी कण पाया ही जाता है, बल्कि एक एक अवयवी कण आधारों पर भी पाया जाता है। आधारों का मतलब दो आधार बस रहेंगे इसके। तो ये आधार वाला नहीं, कार्ड वाला, ठीक है? ये आधार है इकाई सेल का। तो क्या कहते हैं, मैं क्या सोचता हूं, पहले तो ये बता डालो, क्या ये परिभाषाएं तुम लोग परिभाषाएं लिखनी है नहीं, पहचान कर पाया करोगे? बॉडी सेंटर्ड कौन सा है? हाँ, तो अगर इतनी सारी बातें कर सकते हो तो और सुन लो, इसको एससीपी भी कहते हैं, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। इसको कहते हैं एफसीसी, एफसीसी। इसको कहते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का सेल, बीसीसी। और लास्ट वाले को ईसीसी भी कहते हैं। देखो क्या कहां लिखा है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इनके नाम जो है शॉर्ट फॉर्म में भी याद रखो, क्योंकि न्यूमेरिकल में आते समय एफसीसी लिख देता है। इसका मतलब इस प्रकार के इकाई सेल की। और इसको अभी भी पहचान ना पाओ तो बता देना, रीजन है कि अभी आएंगे इनके नंबर भी आगे पूछे जाएंगे। तो एक घन के आकार के इकाई सेल को पहचान पाओगे तो इसको एक काम करते हैं, नोट करते हैं, फिर आगे की पढ़ाई करते हैं। इकाई सेल के प्राचल का अर्थ क्या है? प्राचल थोड़ी देर के लिए, ये तो नया शब्द दिख रहा है, इसको अंग्रेजी में देखें। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर जानते हो क्या होता है? पैरामीटर होता है, या पैरामीटर उन चीज़ों को कहते हैं जो
किसी भी इकाई सेल की आकृति को बदलने की क्षमता रखें। भैया अगर आपने अपने घर में एक कमरा बनवा रखा है तो उसमें पैरामीटर्स का यूज हुआ है। पैरामीटर का मतलब जानते हो कैसा का होगा? लंबाई कमरे की 10 फुट रहेगी, जो चौड़ाई है कमरे की 8 फुट रहेगी, और कमरे की ऊंचाई जो चाहिए वो 12 फुट चाहिए। तो ये पैरामीटर ही तो थे कि आपने बताया कमरे की अपनी इच्छा थी, कमरा थोड़ा सा लंबा चाहिए था 10 फुट कर दिया, कमरे की चौड़ाई थोड़ी सी कम चाहिए थी 8 फुट कर दी, लेकिन हमें ऊंचाई अच्छी चाहिए थी तो हमने ऊंचाई कितनी कर दी? 12 फुट। तो कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये उसके क्या हो गए? प्राचल, पैरामीटर। एक और खास बात याद रखनी है, प्राचल से कमरे का ही आकार निर्धारित होता है, लेकिन कमरे की बनावट का निर्धारण होता है, या आप ऐसा कह सकते हो लंबाइयों से, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से कमरे का आकार तो निर्धारण हो जाता है, लेकिन कमरे की आकृति का निर्धारण होता है कुछ विशेष कोणों से। क्योंकि सर जी कोण से निर्धारण होता है? बिल्कुल निर्धारण होता है। कोण से निर्धारण ऐसा रहता है कि आप कमरे की दो दीवारों के बीच में कितने डिग्री का एंगल रखना चाहते हो, 90 या उससे कम रखना चाहते हो। तो अगर आपने कमरे का एंगल बदल दिया दो दीवारों के बीच का, तो भी आपका जो कमरा होगा उसकी आकृति क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। सोचो 90 डिग्री नहीं रखते, 70 डिग्री रखते हैं तो कमरे की आकृति क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो प्राचल का अर्थ ही यही है कि वे मुख्य पैरामीटर्स, वे मुख्य चीजें जिनसे कमरे के आकार और आकृति को आप बदल सकते हो, या जिन पर कमरे के आकार और आकृति निर्भर करते हैं, आप उनको कहते हो पैरामीटर्स या प्राचल। लेकिन भैया हम कमरे की बात थोड़ी करेंगे, हम किसकी बात करेंगे? इकाई सेल का। तो इकाई सेल में भी कुछ ऐसे विशेष स्थितियां होती हैं, कुछ विशेष पैरामीटर होते हैं जिन पर क्रिस्टल की या इकाई सेल की बनावट निर्भर करती है। तो उन बनावट को देखते हैं किन किन चीजों पर निर्भर करती है। देखो इसको, इसके लिए भी एक यूनिट सेल बनाना जरूरी है। ध्यान से देख लेना बेटा, अब इस चीज को दोबारा बैठ नहीं भैया इसको पढ़ाएंगे। तो इकाई सेल बना लिया भैया ये। अब इस इकाई सेल में किसी एक पॉइंट को ले लीजिए, किसी एक कोने को ले लें। तो कोना ये तो है नहीं, कोना इसको ले लेते हैं। चलो इस कोने से अगर आप राइट की ओर चलते हो बेटा, इधर कौन सा अक्ष मिलता है? एक्स अक्ष। बेटा यहां ऊपर की ओर चलने पर कौन सा अक्ष मिलता है? वाई अक्ष। और इधर की ओर जाने पर जेड अक्ष। मैं थोड़ी सी बातें पूछूंगा केवल, अगर आप इस इकाई सेल की एक्स अक्ष पर दूरी बढ़ा दोगे तो इस इकाई सेल की लंबाई बढ़ जाएगी। अब दूसरी चीज सोचकर बताना है, अगर मैं एक्स अक्ष की दूरी ना बढ़ाऊं, मैं किसको बढ़ा दूं? वाई अक्ष की दूरी। अभी वाई अक्ष पर क्रिस्टल यहां तक है ऊंचाई, मैं वाई अक्ष पर क्रिस्टल की ऊंचाई यहां ला देता, तो इस इकाई सेल में किसकी मात्रा बढ़ती? लंबाई बढ़ती कि चौड़ाई बढ़ती कि ऊंचाई बढ़ती? ऊंचाई। इसका मतलब यह भी एक प्रकार का पैरामीटर है जिस पर क्रिस्टल की आकृति या आकार निर्भर करता है। अगर बेटा मैं जेड अक्ष पर क्रिस्टल की लंबाई को बढ़ाता, इकाई सेल की लंबाई को बढ़ाता, तो इस बार क्रिस्टल की चौड़ाई में वृद्धि होती। तो पहले तो ये लंबाइयां जो हैं ये पैरामीटर हैं। एक्स अक्ष पर क्रिस्टल जितना लंबा है उस पैरामीटर को आप क्या नाम दोगे? ए। वाई अक्ष पर क्रिस्टल की जितनी ज्यादा ऊंचाई है उस ऊंचाई को आप क्या नाम दे दोगे? बी। और जेड अक्ष पर भी तो क्रिस्टल कुछ दूर तक गया है, जेड अक्ष पर क्रिस्टल जहां तक गया है उस लंबाई को नाम देंगे सी। क्या अब आप यहां पर लिखे ए बी सी का अर्थ समझ पा रहे हो? ए है क्रिस्टल का एक्स अक्ष में लंबाई, बी है क्रिस्टल की वाई अक्ष में ऊंचाई, और अगर सी की बात पूछेगा जेड अक्ष में चौड़ाई। अब जेड अक्ष भी छोड़ो, मेन ए क्रिस्टल की लंबाई, बी क्रिस्टल की ऊंचाई, सी क्रिस्टल की चौड़ाई। अब ए बी सी में से किसी की वैल्यू बढ़ाओगे तो क्रिस्टल का आकार भी बदल जाएगा। अब दूसरी चीज क्या होती है? सर जी कह रहा था कि दो दीवारों के बीच का कोण भी मायने रखता है, तो मैं कोण भी बताता हूं। देखो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच बने कोण को नाम क्या दिया गया है? अल्फा। वाई अक्ष और जेड अक्ष के बीच बने कोण को नाम क्या दिया गया है? बीटा।
जेड अक्ष और एक्स अक्ष के बीच बने कोण के नाम को क्या दिया गया है? गामा। तो अल्फा बीटा गामा अगर कोई पूछेगा तो ये उन अक्षों के बीच के क्या है? कोण। एक्स और वाई अक्ष के बीच का कोण अल्फा, वाई जेड अक्ष के कोण बीच का कोण बीटा, और जेड अक्ष और एक्स अक्ष के बीच का कोण क्या है? गामा। अच्छा सोचो, अगर इसमें से कोई भी एंगल झुका दोगे, जैसे अल्फा की वैल्यू को कम कर दोगे, तो क्रिस्टल एक तरफ को क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। अगर इसका वैल्यू बढ़ा दोगे 90 डिग्री से, तो क्रिस्टल इधर को झुक जाएगा। अर्थात क्रिस्टल की बनावट अल्फा बीटा और गामा पर भी डिपेंड करेगी। तो भैया ए बी सी और अल्फा बीटा गामा जो है ये क्रिस्टल के हैं प्राचल या पैरामीटर्स। क्यों पैरामीटर्स कहा? क्योंकि इन्हीं पर क्रिस्टल की आकार और आकृति डिपेंड करती है। तो क्रिस्टल की लंबाइयां ए बी सी और क्रिस्टल के कोण अल्फा बीटा गामा को चेंज करते हुए कितने प्रकार के क्रिस्टल बनाए जाते हैं, इस बात को पढ़ते हैं। देखो यहां चार्ट पर लिखा है 7 क्रिस्टल तंत्र। टोटली क्रिस्टल तंत्र जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। उनमें से मैंने सबसे पहले लिखा है निकाय। निकाय का अर्थ है क्रिस्टल के उस तंत्र को कहेंगे क्या, नाम क्या देंगे, यहां लिखें। अक्षीय लंबाइयां कैसी होंगी? कोण, कोण का मतलब अल्फा का मतलब समझे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच बना कोण। और लास्ट में उदाहरण। मेनली आपको क्या ध्यान देना है? नाम, लंबाइयां और कोण। एग्जाम्पल ऐसा होता है कि अगर आप एक एक दो एग्जाम्पल भी तैयार करते हो, रुक कर भी तैयार कर ले तो काम चल जाता है आपका। चित्र आपको बनाने नहीं है फालतू में, आपको कुछ चीजें याद रखनी है। क्या? सबसे पहले लिखा है घनीय। घनी का बस इतना याद रखो, घन कहते जानते हो? घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में कैसी होती थी? बराबर। तो देखो a बराबर b बराबर c। प्रत्येक कोण भी कितने अंश का होता था? 90। ये तो अभी 90 ही रहेंगे सब पूरे, बाद में चेंज करना। अल्फा भी 90, बीटा भी 90, गामा भी 90। एग्जाम्पल पूछे तो इसका उदाहरण होता है नमक के टुकड़े पर घनी इकाई सेल बनता है। KCl का भी टुकड़ा इसका एग्जाम्पल है, CF2 भी है, हीरा भी इसका एग्जाम्पल है, ZnS भी है। अगले नंबर पे चलेंगे, लिखा है द्विसम लंबाक्ष नाम से ही रिप्रेजेंट है। द्वि का मतलब दो, सम का मतलब समान, लंबाक्ष का मतलब लंबाइयां। इसकी कितनी लंबाइयां समान हैं? 2 लंबाइयां समान है। A = B। अगर 2 लंबाइयां समान है तो पक्का तीसरी लंबाई समान नहीं है, तो इसका मतलब B ≠ C। A और B तो आपस में बराबर है, लेकिन C नहीं बराबर है। कोण अभी भी बराबर रहेंगे। कोण का तो छूना ही मत, अभी लंबाइयों पर भी चला है, कोण को तो बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, उसको बेचारा जैसा है वैसा बना रहने दो। एग्जाम्पल है टाइटेनियम का ऑक्साइड, सफेद टिन और टिन का ऑक्साइड। अगले नंबर पर चलते हैं, कहता है विषम लंबाक्ष नाम से। विषम का मतलब जानते हो? विषम का मतलब सब अलग अलग है। लंबाक्ष अक्षों पर नापी गई लंबाइयां विषम है। अगर अक्षों पर नापी गई लंबाइयां विषम, इसका मतलब कोई भी लंबाई आपस में बराबर नहीं है। तो A = B एंड B = C। कोई भी लंबाई सेम नहीं है। हाँ, कोण अभी भी वही रहने वाले हैं। कोण पे अभी भी चेंज करना। अच्छा, कोण पर भी चेंज क्यों ना करना? क्योंकि देखो जितने भी नाम है वो लंबाई को बता रहे हैं अभी, तो कोण पर फालतू में डिस्टर्ब ही ना करो उसको। जब तक लंबाई के हमसे गुण बता रहे हैं तो कोण पर क्यों डिस्टर्ब करें जाके? लंबाई का बता रहे, लंबाई डिस्टर्ब होगी। एग्जाम्पल अगर देखेगा तो एग्जाम्पल है बेरियम सल्फेट, लेड कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं इसको। अब आ जाते हैं एक नताक्ष। अब एक नताक्ष का मतलब, अब देखो ध्यान देने वाले, नत का मतलब होता है झुका हुआ। वैसे भी ध्यान रखना, नत का मतलब हो जाए, आपने ऐसा शब्द सुना है कभी? शब्द नतमस्तक होना, ऐसा मैंने सुना है हिंदी में। नतमस्तक का मतलब है झुक जाना, अपने मस्तक को, सर को झुका लेना। तो नत का मतलब ही होता है झुका हुआ। अब देखो नाम से क्या रिप्रेजेंट है? एक नताक्ष। अब देखो झुका हुआ लंबाई को रिप्रेजेंट नहीं करता है, झुकना रिप्रेजेंट करता है कोण को। भाई जैसे मैं क्या सोचता हूं, ये डस्टर भी सीधा है, जमीन से कितने डिग्री का एंगल बना रहा? 90। झुका हुआ हो गया। अच्छा, क्या लंबाई में परिवर्तन हुआ? केवल परिवर्तन का है हुआ कोण में। तो नताक्ष की बात कर दे, इसका मतलब कोण चेंज कर रहा है, एंगल चेंज कर रहा है। ध्यान क्या देने वाली बात है, लंबाइयां तो बराबर बची नहीं थी, अभी भी बची नहीं है लंबाइयां,
अब लंबाइयां डिस्टर्ब ही रहेंगी, तो लंबाई बराबर थी नहीं। एक नताक्ष कहा था, इसका मतलब दो कोण सही हैं, 90 डिग्री का है। एक नताक्ष, एक अक्ष पर कोण 90 डिग्री का नहीं है, वो चाहे आप अल्फा को 90 डिग्री का कह देना नहीं है, आपको लगे कि बीटा 90 डिग्री का नहीं उसको बता देना, और आपको लगे कि गामा 90 डिग्री का नहीं उसको बता देना। एक नताक्ष, एक ही अक्ष को आपको झुकाना है केवल। अगर कोई बच्चा आपका दोस्त बीटा को झुका करके आ जाता है, अल्फा और गामा सेम रखता है 90 डिग्री, तो भी सही है। उसने भाई ये तो कहा नहीं कौन सा अक्ष झुका, उसने कहा है एक नताक्ष, एक अक्ष को ही झुकना है। एग्जाम्पल पर आ जाएंगे तो CSO4 × 2H2O, बीट कॉपर सल्फेट कहते हैं इसको, तूतिया या नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं इसको, बीटा गंधक, और इसका नाम है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट डेका हाइड्रेट। 10 के कारण डेका और जल को हाइड्रेट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं त्रिनताक्ष। अच्छा, इस त्रिनताक्ष, त्रि का मतलब तीन, नत का मतलब झुके हुए, अक्ष का मतलब है कोण, तो तीन कोण झुके हुए हैं, अर्थात तीनों 90 डिग्री की नहीं है। देखो लंबाइयां तो पहले भी नहीं थी बराबर, इस बार तीनों कोण भी बराबर नहीं है, ना तो अल्फा 90 का है, ना बीटा, ना गामा, और ये तीनों 90 के तो है ही नहीं, आपस में भी बराबर नहीं है। आपस में बराबर, समझ पा रहे हो? अल्फा की वैल्यू बीटा के बराबर है, बीटा की वैल्यू गामा के भी बराबर नहीं है। बेटा एग्जांपल है कॉपर सल्फेट × 5H2O, H3 बोरिक एसिड कहते हैं। जानते बोरिक एसिड का काम क्या होता है? बोरिक एसिड, ऐसा मैंने देखा है कि अगर लैब वगैरह में किसी व्यक्ति की आंख में कुछ केमिकल चला जाए, नहीं केमिकल चला जाए या पाउडर चला जाए, तो उसकी आंख को बोरिक एसिड से धुल देना चाहिए। ये एसिड का नाम सुन के ये नहीं समझ लेना कि एसिड आंख त्वचा को जला देगा, ऐसा प्रभाव इसका उत्पन्न नहीं होता। K2Cr2 पोटेशियम, यार ये तो बहुत बार पड़ा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। तो क्या इस त्रिनताक्ष का मतलब जान पा रहे हो? त्रिनताक्ष, इसको ट्राइक्लिनिक भी कहते हैं। यार हिंदी वाले तो अंग्रेजी में तो पढ़े नहीं, पढ़ लेना, टेट्रागोनल, क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। षटकोणीय, इसको क्या पढ़ते हैं, खटकोणी की षटकोणी? षटकोणी, षटकोणी का मतलब है 6 किनारों पर। एक बात तो पक्का कंफर्म है, देखो मैं 6 किनारों वाली आकृति बना के दिखाता हूं आपको, खुश हो जाओगे भैया। एक 6 किनारों वाली आकृति नीचे भी होगी, जानते हो? ये इससे मिला होगा, ये नीचे वाले से मिला होगा, ये ऊपर वाला इनसे मिला होगा, नीचे वाला इनसे मिला होगा, ये नीचे वाले से मिले होंगे। एक 6 फलक वाला ऊपर और एक 6 फलक वाला। क्या तुमने वो उसका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखा था? 6 रिंग वाला ऊपर और 6 रिंग वाला नीचे। अरे यार ग्रेफाइट लिखा भी तो है, देखो। अच्छा, अगर रिंग 6 वाला बना होगा तो क्या कहते हो, अगर 6 रिंग वाला, इसको मिटा लेते हैं 2 मिनट के लिए। बेटा इसके एंगल कितने डिग्री के होने चाहिए भैया? 120 अंश के होने चाहिए। नहीं समझ पा रहे हो? फिर समझो इस बात को। सामने से देखने पर ऐसा ही लगेगा, ऊपर से देखने पर, ऊपर से देखने पर तो ऐसा ही लगेगा, कम अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब भैया कोई ये नहीं कह सकता अच्छा नहीं लग रहा है। अब बहुत ही रंगबाज बनाएंगे। ऐसा बनेगा तो देखो, जो ये ऊपर वाला छल्ला है और ये नीचे वाला छल्ला ऐसा ही बना होगा। जो ऊपर और नीचे के बीच में ये कोण बना होगा, ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। लेकिन सोचो इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो कोण है, ये कितने डिग्री का होगा? 120। तो वही उसने बताया कि षटकोणी के एक तो भुजाओं में से याद रखो, 2 भुजाएं तो बराबर होती है, लेकिन तीसरी बराबर नहीं होती। अभी तक तीनों बराबर नहीं थी, इसमें 2 भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा नहीं बराबर है। कोण में से जो ऊपर से नीचे आ रहे थे स्ट्रक्चर में, वो तो बराबर है 90 अंश के, लेकिन एक कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 120।
तो गामा की वैल्यू 120 को फॉलो करेगी। ग्रेफाइट इसका एग्जाम्पल है, मरकरी का सल्फाइड इसका एग्जाम्पल है, सिल्वर आयोडाइड भी इसका एग्जाम्पल है, जिंक और कैडमियम भी इसका एग्जाम्पल है। सिल्वर आयोडाइड जो है वो आंखों में डालने वाली दवा होती है। कहता है त्रिसमनताक्ष। त्रिसमनताक्ष का मतलब है, देखो नाम से, त्रि का मतलब 3, सम का मतलब है समान, और तो सम का मतलब किसको समान कह रहा है? एंगल को भी और भुजाओं को भी। और नताक्ष, नताक्ष का मतलब झुके हुए। सम कहा था क्या? समान भुजाएं। सम कहा था समान कोण। नताक्ष का मतलब है तीनों कोण बराबर हैं आपस में, लेकिन 90 डिग्री के नहीं है, बल्कि क्या है? झुके हुए हैं, 90 डिग्री के नहीं है। एग्जाम्पल क्वार्ट्ज, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्साइट, ये इसके एग्जाम्पल। तो आपको क्रिस्टल शास्त्र तंत्र में आपको थोड़े से नाम को ध्यान रखना है और नाम के ही अकॉर्डिंग इनको तैयार कर लेना है। तो बाकी की पढ़ाई के लिए भैया मिलेंगे अभी कल।